नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार विनीत। यूट्यूब पर रचनात्मक सोच का प्रतिनिधि मंच व मीडिया बहुत कुछ चैनल पर आपका स्वागत है। वस्तुतः बहुत कुछ नाम से एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन संपादन मार्च 1992 में मैंने शुरू किया था। यह है बहुत कुछ पत्रिका के पहले अंक का आवरण। जब भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय प्रकाशन विभाग से प्रकाशन हेतु बहुत कुछ नाम की स्वीकृति की सूचना डाक से मिली थी, होली पर्व बिल्कुल करीब था। प्रकाशन विभाग से चिर प्रतीक्षित पत्रिका बहुत कुछ का प्रकाशन करने का उमंग ऐसा था कि अग्रज तुल्य मित्र, प्रखर युवा कवि व हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर प्रणय कुमार की मदद से सिर्फ 15 दिनों में इस अंक जो होली अंक था का प्रकाशन संभव किया। पत्रिका की पूरी छपाई हो चुकी थी, सिर्फ संपादकीय बचा था जो तुरंत लिख कर देना था। संपादन प्रकाशन मेरे जैसे नवोदित के लिए पहला अनुभव था। फिर भी मैंने कोशिश की और एक ही ड्राफ्टिंग में बमुश्किल 15-20 मिनटों में मैं इसे लिख गया। संपादकीय का शीर्षक रखा, मैं क्या लिखूं कि मार्च 1992 में प्रकाशित बहुत कुछ पत्रिका के पहले अंक का यह संपादकीय जैसा भी गुण दोष युक्त रहा हो, मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, आपसे स्नेह की अपेक्षा के साथ। यह रहा बहुत कुछ का आवरण, आप फिर से देखें। और ये इसके आरंभिक भीतरी पृष्ठ और ये संपादकीय मैं क्या लिखूंगी, ये 2 पृष्ठों में। अब मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं क्या लिखूं कि वह आपके पढ़ने लायक हो, पर क्या वह केवल पढ़ने लायक हो, गुनने लायक नहीं। मैं क्या गुनूं कि वह आपका ही गुनना लगे। मैं क्या लिखूं कि वह आपका ही लिखना लगे। मैं क्या कहूं कि वह आपका ही कहना लगे। मैं क्या करूं कि वह आपका ही करना लगे। ओह, मैं क्यों सोच रहा हूं इतना आपके बारे में। भाई, लिखना मुझे है और चूंकि आदर्श लेखन मुक्त होकर ही किया जा सकता है, इसलिए मुझे मुक्त होकर लिखना चाहिए। मगर पूर्णतः मुक्त लेखन संभव है क्या? ठीक है, मैं आपके बारे में फिलहाल न सोचूं, मगर क्या अपने बारे में भी नहीं सोचूं। मैं क्या लिखूं कि वह बिल्कुल मेरा लिखना लगे। मैं किस खूबी से सजोऊं शब्दों को कि वह मेरे लेखन और आपके पाठन को पुनः जोड़ दे, एक रस कर दे। मैं जानता हूँ आपको आयातित शब्द पसंद नहीं, मुझे भी नहीं। शब्दों में जीवंतता होनी चाहिए, उसमें अपनी माटी का गंध तो होना ही चाहिए। पर यह कैसे होगा, क्योंकि समस्या शब्दों के आयात को केवल रोकने की ही नहीं है। उन शब्दों का क्या किया जाए जो कभी आयातित थे किंतु अब नहीं। संभव है इतनी माथापच्ची और चिंतन मंथन के बाद जो कुछ लिखा जाए वह निश्चित रूप से पढ़ने गुनने लायक हो, पर केवल लायक होने से ही क्या होता है। समय भी तो चाहिए कुछ पढ़ने गुनने के लिए। जितना कुछ लिखा जा चुका है वही क्या कम है पढ़ने गुनने के लिए। लेकिन यहाँ इतना समय किसके पास है? जब किसी के पास पहले से तैयार लेखन को पढ़ने का समय शायद ही मिल पाता है, तो ऐसे में इस नए लेखन को कौन पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो क्यों पढ़ेगा? यदि इस नए लेखन में कालिदास, रहीम, निराला आदि जैसी कुछ बातें होती तो इसे पढ़ने के बारे में कुछ सोचा भी जा सकता था। वर्तमान में उभरता यह प्रश्न सही है, हु विल रीड यू? यदि प्रश्न भौतिकता के कंठ से नहीं निकलता तो यह ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता। किंतु नए लेखन को भी कालिदास, रहीम, निराला आदि की तरह होना बिल्कुल जरूरी है क्या? क्या तब नया लेखन और भी दोषयुक्त नहीं हो जाएगा? लेकिन हाँ, यह बात भी सही है कि नए लेखन को अपनी नवीनता के नाम पर
जीवंतता को नहीं खोना चाहिए। जीवंतता, अमरत्व, सारी उठापटक और भाग दौड़ इसी के लिए तो शुरू हुई थी। किंतु अब क्या है इस समय हमारी स्थिति? जीवंतता और अमरत्व जैसे तत्व हमसे बहुत दूर चले गए हैं, इतने दूर कि उसने हमें अपनी हताशा को व्यक्त करने की स्थिति में भी नहीं छोड़ा है। हमारी हताशा अपनी सीमा के अतिक्रमण की स्थिति में है, लेकिन अब भी जीना चाहते हैं हम। और यह भौतिक संपन्नता तो हमारी अमरत्व की इच्छा को और भी बलवती कर रही है। लेकिन भौतिक उपादान हमें कभी भी अमरत्व नहीं दे सकते। इस अमरत्व के लिए तो हमें भी कोई बोधि होगा, किंतु बोधि वृक्ष मिलेगा कैसे? इसके लिए हमें अपने भीतर के जंगल से गुजरना होगा, अपनी आत्मा की आवाज़ को ध्यान से सुनना होगा, अपनी शक्ति का माध्यम खोज। मेरी आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम तो मेरी कलम ही है। मैं क्या लिखूं कि मेरी कलम स्वयं एक बोधि वृक्ष बने।